तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट 1 एकेडमी। जैसा कि आपको पता है डेली 11 बजे आपके लिए एक प्यारी सी क्लास आती है, उसकी शुरुआत हो गई है। सभी विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, जिससे कि वे पढ़ाई कर सकें और अच्छे लेवल पे प्रोबेबिलिटी को पढ़ सकें। और पेपर में हर एग्जाम में आएगा भी ये, ठीक है ना, कि जो कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेंगी। आपको ये लगता है कि भाई वो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम ज्यादा पढ़ते हैं, वो एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चा इसको ज्यादा पढ़ता है, इसका क्वेश्चन टफ देना है। तो जो चैप्टर ज्यादा आपको आसान लगते हैं उनके क्वेश्चन टफ भी आ सकते हैं, और जो पढ़ते नहीं हो उनके क्वेश्चन आसान भी आ सकते हैं। तो ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये अच्छे चैप्टर है, मतलब, है ना। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न इनसे सब पूछे जाते हैं। और आप सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर वेयर कर दो, ठीक है। साथ के साथ आप विद्यार्थी मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है ना, न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप जल्दी से ज्वाइन करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि फुल्ली पैसा वसूल है। आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बड़ा मजा आने वाला है। और यहां पर अभी मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां पर हर एक चीज मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी, A4 साइज PDF विद सॉल्यूशन। ये सब मेरा काम है, रेगुलर बेसिस पे चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। ये नहीं है कि अभी स्पेशल है, नहीं, ये सब कुछ मैं आपको लगातार देता रह रहा हूं और ये लगातार बेसिस पे फाउंडेशन बैच में आपको मिलता रहेगा। तो काफी मजा आने वाला है। नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही जुड़ें, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो भी क्लासिक है। SSC एग्जाम में आपको जुड़ना है और फाउंडेशन बैच में आपको जाना है। अब आप सोचते हैं कि सर आज ही क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट, आज बहुत सारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे, यानी कि हर सब्जेक्ट का बैच शुरू हो रहा है और अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ती, हर चीज के लिए आपकी एक ही है जो भी आपके सामने है, ठीक है ना। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जनरल साइंस, सभी के कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 12 और 24 महीने का बैच लो और हैव ए रेफरल कोड में ध्यान से साहिल 10 लगा देना, जिससे कि मुझे पता रहे कि कौन कौन सा बच्चा कनेक्ट हो रहा है, जिससे कि मैं एक आपको ग्रुप बनाकर दे सकूं। साहिल 10 कोड लगाकर आपको अप्लाई करना है अपना कोड और प्रोसीड टू पेपर जाना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो क्लास लेते हो स्पेशल रात को 8 बजे वाली, उससे कुछ पॉइंट मिलते हैं, उनसे भी आपका 400-500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप उनका भी उपयोग करें और साहिल 10 का भी उपयोग करें। 10% यहां से मिल जाता है, तो करीबन आपको 1000-1500 रुपए की छूट मिल जाएगी। किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, UPSC, NTPC, किसी में भी, तो भी आप साहिल 10 लगा सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर। अच्छा भाई, डेली डोज ले रहे हो ना? डेली डोज ये यहां पर सोचता रहता है कि कुछ आया नहीं आया, लेकिन ये खुश रहता है बच्चा, क्योंकि ये डेली क्लास लेता है। आप भी लीजिए CTM 2.0 डेली डोज। 19 मई सेट नंबर 17 8 PM पर डेली रात को कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास किया जाता है। डेली एक पेपर आपके सामने होता है और बहुत कुछ आप अच्छा सीखते हो। अनअकैडमी पर डेली रात को 8 बजे जुड़िए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी फ्री चीज अनअकैडमी पर अगर आप एक्सेस करते हैं और कोई भी आपसे कोड पूछता है, तो साहिल 10 लगा देना फ्री चीज के लिए भी, ठीक है। और फिर आपको पता ही है सारी चीजें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर SSC एग्जाम में वो मेरी स्पेशल क्लास होती है, वहां पर आपको जाना है, साहिल 10 कोड साहिल खंडेलवाल को सर्च करके उस प्रोफाइल पर जाकर 8 PM वाली क्लास देख लेनी है। और इनवाइट कोड में कोई पूछे तो साहिल 10 लगा, ठीक है। चलिए, फ्राइडे 2 बजे मैं क्या कराने वाला हूं सभी लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम यही है, आप स्टूडेंट को एक भी क्लास मिस ना हो, और जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है यहां पर, उसको बेहतर से बेहतर चीज मैं दे पाऊं मेरे बिहाफ पर। तो मैं फ्राइडे को क्या कराने वाला हूं, यूट्यूब पर ही कराने वाला हूं, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, यहीं पर ही RRB, NTPC और CHSL में जो 2021 में प्रश्न आए हैं ना, लेटेस्ट वो लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं फ्राइडे 2 बजे। पहले परसेंटेज टॉपिक को कवर कर रहा हूं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इन सब चीजों को मैं कवर करता रहूंगा, ठीक है ना। एक एक चैप्टर हम हर फ्राइडे को कवर करते रहेंगे। चलिए, और उसके बाद फ्राइडे को रात को 10 बजे, शुक्रवार रात को 10 बजे, क्योंकि वही स्लॉट खाली था, तो शुक्रवार रात को 10 बजे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, बार बार, मतलब हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो बस जुड़िएगा आप, ठीक है, मजा आएगा। और सुपर शनिवार, जो कि अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होती है ना, तो आप फटाफट से रिवील कर दिया गया है। हालांकि ये चीज रिवील मैंने रात को कर दी थी ना, हाँ, रात को तो वहां करी दी थी मैंने, है ना। और अब आपके सामने बता रहा हूं, 8 बजे तो मैंने बता ही दिया था, 3 बजे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट होगा,
5 बजे प्रपोर्शन, 8 बजे कैच द मैच जो चलता है, और ये सारी लाइव होने वाली हैं क्लासेस, पाइप एंड सिस्टम। तो ये शनिवार का प्रोग्राम है स्पेशल क्लास का अनअकैडमी पर। ये है मेहनत, ठीक है भाई। चलिए, अब ये कार्ड वार्ड मैंने आपको पढ़ाई दिए है ना, सारी चीजें। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था। तो आज बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और कल से नया चैप्टर शुरू होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जवाब बताइए क्या होगा। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है जरा पढ़कर ही कर सकते हो। एक बॉक्स में भैया 8 लाल हैं, 7 नीली हैं और 6 ब्लैक ग्रीन हैं। तो 8 तो आपसे बोला गया है रेड बॉल है, 7 आपसे बोला गया है ब्लू बॉल है, और 6 आपसे बोला गया है ग्रीन बॉल है। इस पे प्रश्न आता ही आता है। अब यहां से बोला गया है कि भैया आपको एक गेंद निकालनी है, केवल एक गेंद। अब वो ना तो आपकी लाल हो और ना ही हरी हो। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता जो होती है वो सबसे पहले नीचे आता है टोटल तरीके। टोटल तरीके यही होता है ना डियर। और ऊपर क्या आता है? कंडीशन के फेवर में होने वाले तरीके, कंडीशनल वेज, शर्त पर आधारित। आप मुझे बताओ टोटल तरीके क्या होंगे। अब भाई एक गेंद निकालनी है, एक गेंद निकालनी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही तो करोगे, 8 और 7 15 और 6 21 में से कोई एक गेंद निकाल दी आपको, यही ना करोगे भाई? 21 में से कोई एक गेंद निकाल दी, ठीक है सर, बढ़िया लगा। अब कंडीशनल वे देखते हैं। कंडीशनल वे क्या कह रहा है? ना तो लाल हो और ना ही हरी हो। तो गुरुजी ना तो लाल चाहिए और ना ही हरी चाहिए, यानी कि आपको ब्लू चाहिए केवल। तो 7 में से एक आप ब्लू ही निकालोगे। बोलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई 7 ही तो बची बस ब्लू। अब ना लाल चाहिए ना हरी चाहिए, तो 7 में से एक ब्लू निकाल लो, साफ साफ बात है। इन दोनों में से क्यों नहीं निकाला? चाहिए ही नहीं उसको। तो आंसर क्या हो गया? 7/21 यानी कि 1/3। तो एक तो हो गया मेथड नंबर 1। तो 1/3 आपका राइट आंसर हो गया। सर मेथड नंबर 2 भी है क्या? हाँ है ना, बस सोच सोच का फर्क है। मेथड नंबर 2 क्या है? वही घटना के घटित होने की संभावना, टोटल तरीके वही 21C1, टोटल तरीके ये हो गए। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ना वाला केस आ रहा है। मैं कहता हूं कि भाई देखो, ना तो लाल हो ना हरी हो। मैंने कहा या तो लाल ही हो या हरी हो। तो मैंने क्या किया? 8 में से एक लाल निकाल ली, या फिर 6 में से एक हरी निकाल दी। तो ये कितना आ गया? 14/21 आ गया। लेकिन ये तो होने की है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 2/3। ये तो होने की है, घटना होने की, इन दोनों के होने की। तो अगर नहीं होने की निकालनी है तो 1 में से 2/3 घटा दो, 1/3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे मर्जी आए वैसे करो, मेथड दोनों आने चाहिए। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए। अब आराम से करके बताना, सारी कंडीशन देखेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, और आपको ही ट्राई करने हैं सारे, मैं बस गाइड करता जाऊंगा। तो हाँ, यहां पर क्या करना है सर? यहां पर भी आपको ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में कि भैया 4 लाल गेंदे हैं, 5 आपकी ग्रीन है, 6 आपकी व्हाइट है। अब बॉक्स से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालनी है, और क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो या हरी हो। ठीक है भाई, तो कंडीशन क्या है? घटना घटित होने की संभावना। कंसेप्ट कहता है टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 और 5 9 और 6 15 में से एक। शर्त क्या है? या तो लाल हो यानी कि 4 में से एक निकल जाए, या मतलब प्लस, या हरी में से 5 में से एक निकल जाए। तो कुल मिलाकर आ गया 9/15। तो 3 3 9 और 3 5 15, 3/5 आ गया। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 से भी सोच सकते हो। बोले क्या करोगे? नीचे 15 में से एक निकाल दी, ये तो टोटल हो गए। लाल हो या हरी हो, हम कह रहे हैं इन दोनों को छोड़ो, लाल और हरी को छोड़ो। अगर मान लो कि व्हाइट ही ले लिया आपने, तो 6 में से एक व्हाइट ले ली,
तो आपको चाहिए लाल और हरी, तो यानी कि एक में से घटा दो, लाल और हरी वाला केस आ जाएगा, यानी कि 1 - 6/15, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3/5 आ गया। तो दोनों तरह से सोच सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो और उल्टा भी सोच सकते हो, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कंडीशन बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आंसर बताइए क्या होगा, समझो और एक एक करके समझो बस। नाइन कैसे हुआ गुरुजी? 9 कैसे हुआ? 9 कैसे हुआ भाई? 4 और 5 9 ही होता है, थोड़ा टिपिकल था है ना। 4C1 और 5C1, 4C1 बराबर 4 होता है, 5C1 बराबर 5 होता है, 4 और 5 9 हो जाता है। चलिए अब बात आती है टू बॉल अगर निकालनी हो तो टोकरी में क्या क्या है भैया? वही टोकरी में 5 लाल हैं, 4 ब्लू गेंदे हैं और 3 ग्रीन हैं। और टोकरी में से आपको क्या करना है, टोकरी में से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो दोनों के नीले होने की क्या प्रायिकता है? तो टोटल तरीके कितने हो गए? 9 और 3 12C2। अब डायरेक्टली कर रहा हूं, टोटल तरीके हो गए 12C2 और नीली निकालनी है, तो 4 में से 2 नीली निकाल लो, खत्म काम। तो 4C2 कितना होता है? सॉल्व करने पर आया 4 तिया 12/2 6 और 12 × 11 66, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1/11। क्या संभावना है? 1/11। वेल डन, बहुत बढ़िया यार, सबके अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करिए, इसको भी उड़ाइए। चलिए थोड़ा सा समय देता हूं, डील करिए इसके साथ, डील करते रहो, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बच्चों वाले लगेंगे पेपर में। सर कैसे करें? वही 6 लाल हैं, 6 लाल 4 नीले 2 हरे और 3 पीले पेन है। 2 पेन निकालने, या तो दोनों के दोनों हरे हो या दोनों के दोनों पीले हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 में से 2 निकालना टोटल तरीके। अब शर्त क्या है? या तो दोनों के दोनों हरे हो, यानी कि 2 में से 2 हरे, या फिर यानी कि प्लस, या फिर दोनों के दोनों पीले हो, यानी कि 3 में से 2 पीले। बस शर्त के हिसाब से चलो, घटना घटित होने की संभावना निकल कर आ गई। 2C2 कितना होता है? 1। 3C2 कितना होता है? 3C1 के बराबर होता है, यानी कि 3 अपॉन 15C2 कितना हो जाएगा? 15 × 14/2, यानी कि 15 7 105, तो 4/105 आपकी प्रायिकता आ गई। इस घटना को घटित होने की प्रायिकता विकल्प नंबर डी में आ रही है। आप सभी का राइट आंसर देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जो बच्चा होमवर्क करके आया या जिसने कंसेप्ट पढ़ा है, तो अब ऐसे क्वेश्चनों को वो इजीली फोड़ सकता है कंडीशनल वेज में। ठीक है माय डियर, चलिए अगला प्रश्न भी आप करके दिखाएं कि क्या आंसर आपका आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पूरा रिवाइज भी हो जाने वाला है ये सब। छह नीली हैं, 2 लाल हैं, 4 हरी हैं और 3 पीली गेंदें हैं। अब 4 गेंद निकाल रहे हो, तो 2 लाल और 2 हरी होने की क्या प्रायिकता? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप डायरेक्टली सोचो थोड़ा सा स्पीड से। 8 और 4 12 और 3 15, 15 में से 4 निकाला, 2 लाल हो 2 हरी हो, तो 2 में से 2 लाल। अब यहां बोला गया है 4 गेंद निकाल रहे हो और बीच में ये वाला और लगा हुआ है, तो क्या आएगा? गुणा। यही लॉजिक है बस। अगर आप यहां फेल हो गए तो कोई नहीं बचाने वाला। यहां गुणा क्यों आया, इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि जब आपको 4 गेंदें निकालनी है, जब तक 4 गेंदें ना निकल जाएं तब तक प्लस नहीं आता। तो बस यही शर्त बन रही है। 2C2 अपना होता है 1 और 4C2 कितना होता है? 6 बटे 15C4 कितना हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हल करने पर 6 15 फैक्टोरियल इंटू 14 इंटू 13 और 12, बाकी कट गया। 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा 24, तो 12 दूनी 24, 2 से काटा मैंने इसको 7 बार और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये आ रहा है 2/455। तो जिसका भी आंसर 2/455 आ रहा है वह खुश हो सकता है अगर यही शर्त लगाई है और कोई गलती नहीं की है तो, क्योंकि गलती तो बहुत नॉर्मल थिंग है,
वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको समझ यहीं से डेवलप करनी है अपने अंदर कि भाई गुणा क्यों आया। गुणा इसलिए आया क्योंकि यहां और लगा हुआ है, या नहीं लगा हुआ। जब मैंने शुरुआत की थी ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, तो मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी में ये सब काम आने वाला है, तो या आता तो प्लस लगाते। और वैसे भी एक चीज दिमाग में रखा करो कि 4 गेंदें जब तक ना निकल जाएं तब तक आप प्लस नहीं लगा सकते। तो यहां पर केवल 2 ही निकली थी ना पहले, तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है डियर? हाँ, तो यही गलती कर रहे हो और क्या। तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। देखो, पहली बार जो गलती होती है वो गलती नहीं होती है, वो एक सीखने का सबक होता है कि यार अब नहीं करेंगे। तो यही होती है चीजें, और इसी वजह से तो आप बढ़ रहे हो आगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये करके बताओ, कम से कम वाला केस। अमेजिंग क्वेश्चन है, आइए सीख लेते हैं इसको भी कैसे किया जाना है। एक टोकरी में 4 लाल, 5 नीले और 3 हरे कंचे हैं। कंचे, कंचे याद आ रहे हैं। यदि 3 कंचे यादृच्छिक निकाले जाते हैं, 3 कंचे निकाले जाते हैं, तो कम से कम एक के नीले होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम, कम से कम एक नीला हो, कम से कम एक नीला हो, तो इस कंडीशन को यह भी समझ सकते हैं, यह भी समझ सकते हैं, इस कंडीशन को यह भी समझ सकते हैं कि एक में से माइनस कर दें, कोई नीला ना हो, बोलो। एक में से माइनस कर सकते हैं कि कोई नीला ना हो। बोलिए डियर, ये अच्छा तरीका है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। तो सर कोई नीला ना हो तो इसका मतलब आप खेल गए? मैंने कहा बिल्कुल खेल गया। अगर कोई नीला ना हो तो जो 3 कंचे निकालने हैं उस 5 नीले को छोड़ दो बस, तो 7 में से 3 निकालने हैं। और टोटल कंडीशन तो टोटल आती आती है, 5 और 4 9 और 3 12 में से 3। अब जरा सॉल्व करके दिखाओ। तो सर देखो 7c3 को मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है 7 फैक्टोरियल 765, और 4 से 4 कट गया तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो ऊपर कितना आया 35 आया, और नीचे कितना आ रहा है 12c3। 12c3 को अगर सॉल्व करता हूं तो 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 9 फैक्टोरियल उड़ गया। हाँ, और नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो ये हो रहा है 220। तो 35/220 एक में से घटा दो, 5 सत्ते 35 और 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 44 में से 7 गए बटे 44, तो 37/44, तो 37/44 आपका राइट आंसर आ गया। क्या आप सभी का यही आंसर आ रहा है? तो 37/44 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक डाउट आता है, सर यही कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि ये मेरे को ज्यादा आसान लगी। मैं एक दूसरी कंडीशन भी लगा सकता हूं। दूसरी कंडीशन में कौन सी लगा सकता हूं? चलिए, ये कंडीशन आपको समझनी होगी क्योंकि यहां दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इस कम से कम एक नीले को मैं ये भी तो लिख सकता हूं। हाँ, कम से कम एक नीले को मैं ये भी तो लिख सकता हूं। तो ये अपनी वो कंडीशन हो गई जो हमें लेनी है। अब अगर मैं इसी के बिहाफ पर आगे सोचता हूं कि सर ये कंडीशन भी तो बन सकती है, कौन सी वाली? देखिए, मेथड सेकंड, आपने सिखाया था कि कम से कम एक नीला, तो नीले कितने हैं? 5 में से एक नीला ले लो, 5 में से एक नीला ले लो। क्या शर्त पूरी हो गई क्या? नहीं, 3 कंचे निकालने हैं, तो अभी तो एक कंचा निकला है, बाकी बचे कितने? 7 में से निकालना पड़ेगा गुणा करके 2 और। किसी को कोई आपत्ति? प्लस 5 में से 2 नीले निकाल लिए इस बार, क्योंकि कम से कम एक है ना, तो एक तो निकल सकता है, लेकिन 7 बचे हुए 7 में से 2 भी तो निकलेंगे।
क्योंकि कंडीशन जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं 5C2 निकालूंगा गुणा 7C1, कोई दिक्कत? और उसके बाद लास्ट में मैं 5 में से तीनों की तीनों नीली निकाल लेता हूं। तो ये कंडीशन लेनी है और अपॉन क्या करना है 12C3। तो यहां से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप उसे भी सॉल्व करेंगे तो भी 37/44 ही आएगा, लेकिन वो सेकंड मेथड है और क्यों लगाया मैंने वो भी आपको बताया, वो भी मैंने आपको आंसर किया। क्लियर? चलिए, वेल डन। नेक्स्ट, आइए सॉल्व करिए। सर एक से ही क्यों माइनस करना है? आपने शायद पहली क्लास नहीं लिया डियर, है ना? तो पहले पहली क्लास लो तो सब पता लगेगा। जिस विद्यार्थी के मन में जो भी डाउट उठ रहे हैं कि सर यहाँ एक से ही क्यों माइनस करना है, ये अब कैसे बताए, अब यहाँ चला के तो नहीं बता सकते। ये हर पार्ट आपका होता है, जैसे कि अब ये तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, है ना? आपको नीचे दिख रहा होगा। तो आप जब पार्ट 1 में जाओगे तो बेसिक मिलेगा आपको, पार्ट 2 में जाओगे तो उस बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट 3 आया है तो अब ये फाइनल टच है, जहां पर होमवर्क दिया गया था वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो केस है बस, ठीक है ना? तो बस आप चीजें ध्यान दोगे तो सब चीजें आसान है। आप शुरू से पढ़ोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं बता दूंगा कि चलो यार एक इसलिए आता है क्योंकि शर्त होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसे हो जाएगा जब आपको पता है कि यार एक में से घटा दिया, ऐसे क्यों घटाया? तो सारे क्यू का कारण आपको बेसिक में मिलेगा। और बेसिक कहां पढ़ाया गया है? पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। कोई भी टॉपिक अगर दिक्कत होती है तो सर्च कर लिया करो, शर्म मत किया करो। साहिल सर प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 आ जाएगी अपने आप, है ना? तो डियर आप टेंशन मत लो, बस सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं। एक कलश में 2 लाल हैं, 3 ग्रीन हैं, 2 ब्लू हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो कोई भी गेंद नीली ना होने की प्रायिकता क्या है? तो वही शर्त है। अब पता लग रहा है ना? अब देखो कैसे पता चला, कोई भी गेंद नीली ना होने की। जब ना आता है ना तब हम 1 - वाला केस लगाते हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों की दोनों गेंदें नीली हैं, तो 2C2, दोनों की दोनों गेंदें नीली हैं, और 5 और 2 7C2। ये कौन सी है? वह घटना जब बोथ बॉल्स आर ब्लू। अब आप कहोगे सर लेनी नहीं है, नीली ना लेने की प्रायिकता पूछी गई है। तो मैंने कहा उसमें क्या संकोच करना। अगर ये आपका 1 बटे कितना हो गया, 7×42 = 21, 1/21 हो गया। ये जब बोथ बॉल आर ब्लू, दोनों की दोनों गेंदें ब्लू हो, तो एक में से आप घटा दो बस। अब ना होने की आ जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा? 20/21। किसी को इशू है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? कोई भी गेंद नीली ना होने की प्रायिकता, तो दोनों की दोनों अगर नीली ले लें तो 5 और 2 7, 20/21 आएगा। हाँ भाई, उल्टा कर सकते हैं, 20/21 किया है, कोई इशू तो नहीं है इसमें? जल्दी से बताओ, है ना? और काफी सारे विद्यार्थियों का उल्टा भी आंसर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें, मेथड नंबर फर्स्ट से चेक कर लेते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट से, मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है? मेथड नंबर फर्स्ट ये कहता है कि भाई आपको क्या करना है, बची हुई 5 में से, क्योंकि अब जब नीला लेना ही नहीं है तो 5 में से 2 निकाल लो, 5C2 कर लो, ठीक है? 5C2 कर लो और बाकी बचा हुआ 7C2 कर लो, काम खत्म। तो 5C2 कितना होता है? 5 चौके 20/2 10, 10/21 हो रहा है यहां पर, है ना? ठीक है, यहां 10/21 हो रहा है, तो हमने कहीं गड़बड़ तो हुई है फिर। कोई भी गेंद नीली ना हो, तो यहां तो 10/21 हो रहा है और वहां पर, हाँ नहीं 5C2 हो गया और अपॉन 7C2, तो यहां कोई इशू नहीं है। वो मेथड नंबर 1 हो गया कि भाई अगर नीली गेंदें ना ले रहे हैं, अगर कोई भी गेंद नीली ना हो, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने क्या किया, इस नीली गेंद को छोड़ दिया और 5 में से
2 निकाल ली कोई भी रैंडम, और टोटल 7 में से, तो 10/21। लेकिन अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ गया ना कि ये क्यों नहीं हुआ, बताओ क्या कारण है इसके पीछे कि यहां क्यों नहीं आया। अगर हम यहां से ले रहे हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों की दोनों गेंदें नीली हों, दोनों की दोनों गेंदें नीली हों। बताओ 10/21 तो ठीक है, चलो मान लिया। एक बच्चे की यहां अटका पड़ा है वो 7C2 क्या होता है डियर, ये होता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो n की जगह 7 रखेंगे तो 7 इंटू 6/2 यानी कि 42/2 21 हो जाता है। यहां नहीं है कंसन, नीचे 21 आना कंसन नहीं है। कंसन ये है कि यहां पर सर हम ले रहे हैं वो 2 नीली गेंदें, अगर मैं निकालने तो क्या करेंगे, तो 2C2 गड़बड़ है। ये 21 है, ये 1 है, और 2C2 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक, हाँ कोई भी ना हो। अब मैंने 2 की 2 नीली निकाल दी, तो यहां गड़बड़ हो रही है भाई, यहां बैठना तो चाहिए था। हाँ बोलो बोलो, कंडीशन बनेगी, हो सकता है कंडीशन बनेगी, है ना, क्योंकि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि तो कोई भी गेंद नीली ना हो, तो होने की कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों गेंदों में से कोई भी गेंद ना हो, नो बॉल इज ब्लू, तो दोनों की दोनों ब्लू होगी। हो सकता है कि इस केस की वजह से गड़बड़ हो रही हो कि दोनों ही 2-2 हैं, तो ये नहीं पहचान पा रहा हो कि रेड वाला ले लिया क्या आपने, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि 2 केस अगर रिपीट हो रहे हैं तो 2 का 1.5 हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये एक डाउट है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना, ये डाउट रखना है ना, अभी मैं इस पे जब थोड़ा सा वर्क करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, और बाकी इसका डायरेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मुझे याद दिलाना, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, या तो आज रात को 8 बजे बता दूंगा, है ना, अपनी उस वाली क्लास में, लेकिन ये अच्छा पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ मिसिंग हो रहा है, या तो कुछ छूट रहा है या कोई केस मिसिंग हो गया जो अलग लेवल का कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन निकल कर आया अपने लिए। एक ब्लू बॉल का केस, एक ब्लू नहीं ले सकते ना डियर, 2 की 2 नीली हैं, तो देखते हैं, चलो कोई नहीं है, अच्छा है, लगा दिया, देखते हैं, डाउट देखेंगे इसका। लेकिन इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हो, मैंने एक मेथड आपको बता दिया है, इस मेथड में कोई इशू नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। यहां तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, 2 गेंदें निकालनी है, अगर नीला नहीं लेना तो नीले को छोड़ो और लाल और हरी में से निकाल दो, तो 5 में से 2 निकाल दो, ठीक है डियर। चलिए 3 कंडीशन के हिसाब से भी हो सकता है शायद वो, मैं एक बार चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन करिए डियर, इसका आंसर क्या आएगा आपका, एटलीस्ट लिखवाए थे ना, मैंने देखा नहीं हो, शायद देखना पड़ेगा। कक्षा में क्या बोला गया है, कक्षा में बोला गया है सर कि 6 छात्र और 4 छात्राएं हैं, यानी कि अगर मैं बॉय बोलता हूं तो बॉय आपके हो गए 6 और गर्ल आपकी हो गई कितनी, 4, ठीक है सर। अब इनमें से किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाए, किसी भी 4 विद्यार्थियों को, तो क्या संभावना रहेगी कि कम से कम एक छात्रा हो, एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। अब वही कंडीशन बनेगी सारी की सारी, अगर एक गर्ल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो केस बनाओ आप पहले, केस क्या बनाएं, 4 में से 1 गर्ल, बचे हुए लड़के, 6 में से कितने कितने चुनने, 4, तो 6 में से 3 लड़के प्लस 4 में से 2 गर्ल ले ली इंटू 6 में से 2 लड़के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, टोटल 4 हो गया, प्लस 4 में से आपने क्या ले लिया, 3 लड़कियां ले ली, और 6 में से 1 लड़का, क्योंकि ओवरऑल 4, देखो नीचे 4 ही चुन रहे हो, यहां भी 4 चुन रहे हो, यहां भी 4। अब लास्ट में क्या कर सकते हो, 4, चारों की चारों लड़कियां ले ली, और अपॉन कितना आ जाएगा,
10c4। एक तो ये केस बन रहा है, मेथड नंबर 1, घटना घटित होने की संभावना। एक और चीज सिखाई है मैंने आपको, डायरेक्ट करने वाली। क्या आप वो लगा सकते हो, डायरेक्ट करने वाली कंडीशन लगा सकते हो? बताओ। 5c2 आएगा और आपने 2c2 ले लिया सृष्टि। अरे सृष्टि, ये वो रहा है ना, तुम समझ ही नहीं रही हो, ये रहा ना वो मेथड। चलिए, वो ये कर दिया सॉल्व वहां पर, ठीक है, ध्यान ही नहीं रहता आधे बच्चों का। तो देखो डियर स्टूडेंट, यह एक शर्त मैंने आपको बताई और ये काफी कंडीशनल आपको दिख रही है। एक चीज और अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाई थी कि अगर कम से कम वाला केस आ जाए तो इस कम से कम वाले केस में क्या आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि एक में से कोई लड़की ना हो। ये सही है सर। तो क्या हम यहां इस केस को और अप्लाई कर सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मेथड नंबर 2 के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि चारों के चारों लड़के हों, तो 6 में से सारे के सारे लड़के हों और टोटल कितना आ रहा है 10c4। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 6c2 कह सकता हूं, तो 6c2 कितना हो जाएगा, तो 30 15 और 10c4 कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 खत्म और 24, तो 8 इंटू 3, 8 से 8 काटा, 3 से 3 काटा और 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, 1/14। तो 1/14 ये आ गया और एक में से घटा दूंगा तो 13/14 आंसर आ जाएगा। 13/14, 13/14। कैसा लगा बताओ, कंडीशन कैसी लगी? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। यहां पर आपको देखो कितना हो गया आसान, राइमिंग हो गई यार। हाँ, कंडीशन देखो, या तो इतनी बड़ी शर्त लगाओ जो कि मैंने लगाकर दिखाई है, या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहता हूं गुरुजी कि एक भी गर्ल ना हो, तो यानी कि 6 में से 4 के 4 लड़के हों और टोटल 10 में से 4 निकालना है, एक में से घटा दो। तो ये अच्छा है ना, टाइम भी सेव हो गया। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने से काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्वेश्चन भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो आप अगर उस मेथड से करोगे तो आपके कम से कम 3 मिनट बच गए पेपर में। 3 मिनट में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए, क्या कर पाएंगे आप? मेरे विद्यार्थियों, एक कक्षा में क्या बोला गया है कि 10 लड़के हैं। एक कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में 3 विद्यार्थियों को चुनना है तो एक लड़की और 2 लड़के चुने जाने की क्या संभावना है? 10 लड़के और 5 लड़कियां, अब 3 को चुनना है। अब उसमें से एक लड़का हो, एक लड़की हो और 2 लड़के हो, देखते हैं। तो सर सीधी सी बात है, डायरेक्ट कंडीशन का केस है। एक लड़की को ले लीजिए, 5 में से एक लड़की हो गई और 10 में से 2 लड़के हो गए, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए बीच में गुणा आया। बीच में गुणा क्यों आया? क्योंकि जब तक 3 नहीं निकल जाते तब तक शर्त पूरी कहां होती है। तो अब टोटल कितना है 15 और डायरेक्टली 15c3। मजा आ रहा है डियर सॉल्व करने में। तो ये हो गया 5, ये हो गया 90/2 45 और 15c3 को सॉल्व करना है तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 में से 3 गया तो 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप आराम से सॉल्व करें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि चीजें आप बेहतरीन सीख रहे हो। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 15, 14 और 13, तो 12 को तो 12 खा गया और नीचे आया 6, तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 से काटा मैंने इसको 5 बार, 2 से काटा मैंने इसको 7 बार। अब देखो जरा, 5 से कट गया ये 5, तो ये कितना आ गया 45/91। तो 45/91 विल बी योर राइट आंसर। वेल डन गाइज। अब वीडियो जब आपको अच्छी लगे, या फिर अच्छी क्या आप डेली पढ़ते हो, तो डेली पढ़ने वाले विद्यार्थी आती सटाक देसीना लाइक कर दिया करो 2 मिनट में। पता ही नहीं चलना चाहिए कि लाइक हो गया है, क्योंकि क्या है कि यार इससे प्यार का पता लगता है। और आप बढ़िया पढ़ो। अब कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ना पड़ेगा भाई। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको अंडररेटेड किया जाता है, लेकिन एग्जाम में जो सिलेक्शन का जो मेरिट होता है, यही चैप्टर डिसाइड करते हैं। बच्चा पढ़ के जाता है परसेंटेज,
अब परसेंटेज का आ जाता है टफ क्वेश्चन, बच्चा वहां परसेंटेज ही पढ़ के गया है अच्छे से, तो वो गड़बड़ करके आता है। और ये आ जाते हैं इजी, लेकिन कंसेप्ट ही नहीं पता भाई को, तो ये छोड़कर आ जाता है। तो यहां जो नंबर आने होते हैं वो नहीं आते हैं, और वहां जो आने होते हैं वहां लेट आते हैं, यानी कि टाइम ज्यादा लग जाता है, तो पेपर रह जाता है। फिर ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो सिलेक्शन टिप्स होती हैं। हमेशा जो टॉपर होता है वो सब पढ़कर जाता है, क्योंकि पेपर अगर भाई, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में से कहीं भी कोई भी टफ आ जाए तो उसको आप स्किप करने का दम रखते हो। बोले क्यों सर स्किप करने का क्यों दम? क्योंकि अगर कोई आसान मतलब कोई अच्छा चैप्टर जो आपको आता हो, अगर वो भी टफ आ गया और आपको स्किप करने की ताकत है, क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे सब पढ़ा हुआ है मेरा, तो आप सिलेक्शन लोगे ही लोगे। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए डियर। एक कक्षा है, एक कक्षा में क्या है भाई, 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। यादृच्छिक रूप से तीन छात्रों का चयन किया जाता है। अब चयनित छात्र में 2 लड़के हों और 1 लड़कियां हों, वही सेम काम हो गया। नीचे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 3, 2 लड़के हों यानी कि 15 में से 2 लड़के, और गुणा आएगा और 10 में से 1 लड़की। तो सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना निकल कर आ रहा था, 21/46। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेना अब, है ना। हाँ, अब बस यहां तक काम हो जाता है बस। चलिए अब आइए, अब आएगा मजेदार चीज, इसका आंसर किसने दिया। अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो तैयार हो जाइए थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सीखने के लिए इसमें। भाई साहिल सर को कोई भाभी का इंतजार नहीं है, तुम्हें ज्यादा है ना भाई, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम लोगों को ज्यादा हो रही है। आइए, ए 75% मामलों में सच बोलता है, यानी कि अगर मैं ए की सच बोलने की प्रायिकता निकालूं, ट्रुथ की, तो 75% का मतलब होता है 3/4। अगर ए 3/4 भाग सच बोलता है तो झूठा कितना, अगर मैं बोलूं झूठ या ट्रुथ बोलते हैं, हाँ ठीक है, झूठ की कितनी हो जाएगी 1/4। अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, 60% मामले में सच बोलता है, यानी कि इसकी प्रायिकता 3/5 है, तो यहां कितना हो जाएगा झूठ की 2/5। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई आपको ये दोनों केस लिखने हैं। ये ए के सच बोलने की प्रायिकता 1/4 कैसे आया भाई, 3 बार सच बोल रहा है 4 में से, तो 1 बार तो झूठ बोल रहा है, 5 बार सच बोल रहा है 3 में से बी, तो 2 बार तो झूठ बोल रहा है 5 में से। तो ये हमने क्या लिख दिया, जो हमें डेटा दे रखा था वो लिख दिया। अब बोला गया है दोनों का विरोधाभास होना चाहिए। विरोधाभास समझ में आता है? विरोधाभास का मतलब होता है कि भैया अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोले, झूठ, या फिर अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी क्या बोले, सच, मुझ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। मैं कह रहा हूं कि देखो भाई ये गड्ढा 5 किलोमीटर गहरा है, आप कह रहे हो नहीं है, तो एक बार तो मैंने झूठ बोल दिया, आपने सच बोल दिया। अब आप आ गए किसी दिन, आपने कहा कि ये नदी है ना, अंत ही नहीं हो रहा इसका, ना कोई उद्गम है इसका, तो मुझे पता है भाई तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो यही है कि दोनों की एक सही हो जाए एक गलत हो जाए, या फिर पहला वाला गलत हो जाए और दूसरा वाला सही हो जाए। तो 6/20 और 3/20, 9/20 विरोधाभास। अब 9/20 को किसमें लिखोगे, परसेंटेज में पूछा गया है, इंटू 100 कर दो बस, तो 45% आ जाएगी प्रायिकता। दोनों के विरोधाभास की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 45%।
एक दूसरे के अपोजिट है मतलब, है ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओ, पहले मैंने समझाया, अब आप बताओ। हम्म अब पी 75% मामलों में सच बोलता है, यानी कि पी की कितनी हो गई, वही 3/4 ट्रुथ की, और लाई की कितनी हो जाएगी, 1/4 अपने आप। क्योंकि अगर 80% है, यानी कि 4/5 सच बोल रहा है, 1/5 कितना बोलेगा, झूठ बोलेगा। क्यों की बात कर रहा हूं, तो एक ही घटना का वर्णन करते हुए कितने प्रतिशत मामलों में एक दूसरे का खंडन करने की संभावना। तो बात वही है, भाषा भाषा का खेल है, सेम भाषा का खेल है कि बात का खंडन कर रहे हैं। ये कह रहा है कि सच बोल रहा है, ना ना भाई तू झूठ बोल रहा है, तो ये वाला झूठ बोलेगा उस समय। अब जिस टाइम ये कोई बात सच बताएगा, या फिर ये बात कोई, हाँ ये कोई बात सच बताएगा, तो ये कहेगा झूठ है। तो कितना हो गया, 3 और 7/20। अब 7/20 को हल करोगे तो 35%, तो 35% वो प्रायिकता हो जाएगी, या परसेंटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में अपन को दे रखा है। क्लियर हुआ माय डियर, ये हुई ना बात। अब अगला प्रश्न करेंगे, अब आएगा मजा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है। आइए डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे, आ जाओ। किसी प्रतियोगिता में ए को पुरस्कार जीतने की संभावना, यानी कि अगर ए जीतता है तो उसकी जीतने की संभावना 1/5 है। बी के जीतने की संभावना कितनी है, बी के विन की जो संभावना है वो है 3/4। दोनों को पुरस्कार जीतने की संभावना कितनी है, ठीक है। अब दोनों को जितवाना है तो 1/5 इंटू 3/4 कर दो, यानी कि डायरेक्टली आपका कितना आ गया, 3/20। तो 3/20 वो प्रायिकता है जो दोनों के जीतने की है। सिंपल केस है भाई, दोनों ही जीतेंगे तो वो भी जिता दिया, उसको भी जिता दिया। अगला प्रश्न करें। एक क्रिकेट मैच के दौरान बल्लेबाज ऋषभ पंत खेली गई 30 गेंदों में 6 बार छक्के मारता है, 30 गेंदों में 6 बार छक्के मार रहा है, तो छक्का ना मारने की क्या प्रायिकता है। बोले गुरुजी 30 में से 6 गेंदों पर छक्के मार दिए 6 बार में, तो बचे कुछ ही कितनी गेंदें हैं, 24/30। भाई 24 गेंदें कुछ भी करा हो लेकिन छक्का नहीं मारा, तो 4 से काट सकते हैं या फिर 6 से काट सकते हैं, 4/5। तो ना मारने की प्रायिकता हो गई 4/5, क्योंकि 6 गेंदें जो खेली होंगी 30 में से कोई भी 6 गेंदें खेली होंगी, उनमें आप उसने 6 मारे हैं। बाकी 24 की 24 गेंदें कुछ भी मारा हो लेकिन नहीं मारा है 6, वही लेना। नेक्स्ट, दो खिलाड़ी नेहा और किरण टेनिस का एक मैच खेलती हैं। नेहा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो किरण के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है। हम जानते हैं कि कोई भी प्रायिकता एक होती है, अगर नेहा इतने जीत रही है तो किरण इतने जीतेगी। सिंपल सी बात है, जो नेहा नहीं जीती वो किरण जीत जाएगी, तो किरण के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 1। लेकिन ध्यान रहे इस केस में ड्रॉ वाला केस कंसीडर नहीं है ना। यहां मैच सारे हुए हैं और पूरे हुए हैं, सारे के सारे मैच हुए हैं और पूरे मैच हुए हैं, और जीत हार का रिजल्ट आया है। ड्रॉ नहीं लिया है मैंने इसमें, है ना। ड्रॉ लेते तो फिर मामला गड़बड़ा जाता। मैच ड्रॉ भी तो होता है, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के भाग लेने की, ये भाग लेने की है, भाग लेने की नहीं है, ठीक है ना, मतलब पार्टिसिपेट करने की, तो 25% है। इंग्लैंड के भाग लेने की संभावना 30% है, ठीक है। दोनों में से किसी के भी भाग ना लेने की संभावना बताइए, बताइए। तो भाई देखो ऐसी बात है, भाग लेने की संभावना 1/4 है, ठीक है, और इंग्लैंड के भाग लेने की संभावना 3/10 है।
अगर मैं कहता हूं दोनों ही भाग लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3/40, और दोनों ही नहीं लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 7/10, तो 21/40। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो 21/40 आने वाला है, दोनों के भाग नहीं लेने की। कैसे सर? अरे ये तो लेने की थी ना, नहीं लेने की कितनी हो जाएगी 3/4, इसकी नहीं लेने की कितनी हो जाएगी 7/10, तो 21/40 आपका राइट आंसर हो गया। एक बच्चा बोल रहा है सर आप एक्टिंग अच्छी करते हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। अच्छा, चलिए पहला प्रश्न, दिमाग लगाइएगा। मुझे लगा था कि कटिंग अच्छी करते हो, हमारे नहीं हो रही ना कटिंग, इसलिए तो बस अब नाई ढूंढ रहे हैं हम, तो तलाश ही नाई की हमें, बस एक नाई मिल जाए, जिंदगी में क्या चाहिए। इस प्रश्न का क्या जवाब है आपके पास? बोले होना तो चाहिए। अब एक लीप ईयर में 53 सोमवार आ जाएं, तो ऐसी क्या शर्त हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ध्यान रखना, लीप ईयर जो होता है वो 365 का नहीं 366 दिन का होता है, 366 डेज। तो यहां पर अब 52 वीक तो पहले से ही होते हैं, और 52 वीक में कितने दिन हो गए? 52 वीक में कितने दिन हो गए? 7 दूनी 14, 364, तो 2 दिन फालतू हो गए हमारे पास, क्योंकि लीप ईयर है तो 2 डेज एक्स्ट्रा भी तो हैं। 52 तो वीक हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अरे बोल दो यार, आ रही है ना? चलो, अब बोला गया है सर एक लीप ईयर में 53 सोमवार आने की क्या संभावना है, कि 53 सोमवार आ जाएं, बताओ। तो भाई मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि जो ये एक्स्ट्रा है ना, ये 52 में तो आएगा, तो आएगा, ये एक्स्ट्रा 2 दिन में एक सोमवार और चाहिए मेरे को, तो आपको 2/7 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ नहीं दिमाग लगाना, डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। भाई मैं ये कहता हूं कि 52 वीक में तो एक सोमवार आएगा ही आएगा, ये थोड़ी है कि ये 52 वीक जो है 52 वीक, ये तो अपने एक सोमवार को जस्टिफाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक लीप ईयर में अगर आपसे बोला जाए कि 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 2 में से 7 में से 2 दिन में, अब क्योंकि जो दूसरा 2 दिन होंगे वो अगला वीक होगा, अब उस 7 दिन में से इन 2 में सोमवार आ जाए, बस एक सोमवार, तो 2C1/7C1। अगर मैं बोल देता हूं कि ये लीप ईयर नहीं होता, अगर नॉन लीप ईयर होता, तो क्या आंसर होता? तो 1/7 होता है कि नहीं? नॉन लीप ईयर होता तो आंसर कितना होता? 1/7 होता। क्यों? क्योंकि गुरुजी 365 ही दिन होते, तो 52 वीक में एक दिन एक्स्ट्रा बचता, तो उस एक दिन के सोमवार होता, एक दिन अगर सोमवार होता तो ही मैं एक कंडीशन ले पाता, सिर्फ केवल 1/7, यानी कि 7 दिन में से वो एक दिन हो जो कि इस साल का आखिरी दिन हो नॉन लीप ईयर का, तो वह हमारा आंसर कहलाता, तो वही प्रायिकता हो जाती। नेक्स्ट, ले ये आ गया, हो गया आंसर 1/7, क्योंकि रविवार ले लो, बात तो बराबर ही है, सोमवार हो चाहे रविवार हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा किसी को। सही है ना? चलिए अगला प्रश्न, चलिए
भैया लाइक वाइक करते जाइए वीडियो को साथ के साथ, फिर बाद में लोड आ जाएगा आपके ऊपर, तो जो भी काम है ना उसको हाथ के हाथ करते जाया करो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 3 विद्यार्थी किसी समस्या के को क्रमशः 1/3, 2/5, 5/12 के रूप में हल करने की प्रायिकता के साथ स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं। समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता है? समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता है बताओ। मैं कहता हूं भाई देखो, ना होने की कितनी है? 2/3। अगर नहीं कर पाता तो 2/3 गुणा ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा कितना, 3/5 गुणे 5/12 को लिख सकते हो 7/12। ये आपने क्या निकाला? ना होने की निकाल दिया। अगर उनसे नहीं होगा, इनसे होता ही नहीं है ना, नहीं होगा इनसे, इनसे प्रश्न हो ही नहीं सकता है, तो बोले क्या करेंगे फिर? बोले देखिए 3 से 3 काटा, 2 से काटा 6 बार, तो ये हो गया 7/30। अब 7/30 1 में से घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 23/30। होने की प्रायिकता पहले आपने नहीं निकालने की निकाली, नहीं होने की निकाली, अब उसके बाद आपको लिखना है होने की प्रायिकता, ठीक है। तो 23/30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गजब है। चलिए नेक्स्ट। हमेशा यहां उल्टा चलना है, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। आप ये मत सोचिए कि आप इन तीनों का गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, बोले गलत हो जाएगा भाई। आपको हमेशा उल्टा चलना है, यानी कि पहले ना के केस निकालने, फिर 1 में से घटाना है, तब होने का केस आ पाएगा। नेक्स्ट करिए, उत्तर दीजिए। चलिए, पुणे शहर, पुणे शहर में किसी भी दिन बारिश होने की संभावना 50% है। 5 दिनों की अवधि में ठीक 3 दिनों में बारिश होने की क्या संभावना है बताओ। यानी कि 5 दिनों की अवधि है और 3 दिन बारिश होने की संभावना क्या है बताओ। अब आएगा मजा। देखो भैया, किसी एक दिन में बारिश होने की संभावना कितनी है? मान लिया पहले दिन बारिश होने की संभावना 1/2, ना होने की भी 1/2, ठीक है, लेकिन हमें तो होने की निकालनी है। दूसरे दिन भी 1/2, तीसरे दिन भी 1/2, चौथे दिन भी 1/2, क्योंकि हर एक दिन में होने की संभावना कितनी है? 50% है, तो 5th डे भी 1/2। 5 दिन मैंने ले लिए। अब ठीक 3 दिनों में बारिश होनी चाहिए, केवल 3 दिनों में, तो बताइए। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी देखो ऐसी बात है कि अगर ये सारे बारिश होने की संभावना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 5 में से कोई भी 3 दिन, 5 में से कोई 3 दिन चुन लिए, और 5 डे के पीरियड में बारिश कितनी हो रही है? 1/32। इनका सबका गुणा कर लो, तो 5 में से 3 दिन में आपको यह निकालना है प्रोबेबिलिटी। देखो आंसर तो आ रहे हैं, जो रेनी डे हो 5 दिन में से एक पीरियड हो तो 1/32 हो जाएगा, और 5 में से कोई 3 दिन में गुणा 1/32 कर दो। कितना आंसर आ रहा है? 5 फैक्टोरियल 5c2 भी कह सकते हैं इसको। तो 5 चौके 20/2, 10/32, 5/16 आ रहा है भाई आंसर। तो 5/16 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है प्रभात, बहुत बढ़िया। अच्छे से भाई लाइक वाइक करते जाइए जिनके बस की नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, एक संधि लेखाकार 2 फर्मों एक्स और वाई में नौकरी के लिए आवेदन करता है। फर्म एक्स में चुने जाने की प्रायिकता 0.7 है और वाई में अस्वीकृत होने की संभावना 0.5 है। उसके आवेदन की अस्वीकृत होने की संभावना 0.6 है। किसी एक फर्म में उसे चुने जाने की प्रायिकता क्या है, ये बताइए आप।
सुशांत कह रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, टाइम पास मत कीजिए सर। तो सुशांत फिर तुम कैसे करते हो आजकल? हाँ, आजकल फिर क्या करते हो तुम? हमें बताओ, फिर वही काम हम भी करें। तुम क्या कर रहे हो आजकल? एक बार बता दो। उसके अलावा बाकी क्या करते हो? मतलब अगर चलो पढ़ाई नहीं करनी है आपको, ऐसी मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, मुझे पता है नहीं करनी, तो उसके बाद क्या करें फिर, ये तो बता दो आप, कोई एग्जाम्पल। और जल्दी बताओ, कमेंट देख रहा हूं मैं आपका, और नहीं तो आपको बाकी बच्चे भी देख रहे हैं कमेंट में। अब तो आपके जवाब की बहुत महत्व है, क्योंकि आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। क्योंकि अगर ये वो है जो आप कह रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप एक इन्वेस्टमेंट बताइए कि टाइम का सही यूटिलाइज कैसे किया जाए। जवाब दीजिए, पूछता है भारत आपसे। हाँ, नहीं है उसके पास जवाब। अब वो सोचेगा कि यार मैं और दिन में उधर टिकटॉक खोल लिया, टिकटॉक तो चल खैर चल नहीं रहा, इंस्टाग्राम खोल लिया, फलाना ग्राम खोल लिया, ढिकाना ग्राम खोल लिया, इधर देख लिया कि ओ वहां लड़ाई हो रही है, वाह मजा आ गया, इधर देख लिया, वो उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, देश का योगदान कर रहा है। अब कमेंट नहीं आएगा उसका एक भी। अब उसकी जो चच्चू है वो खुल गए होंगे उसके, अब कि यार ये बात तो सर ने यार गजब बोल दिया रहे। अब बताओ, बेइज्जती करवाने आया बताओ आज वो? तो क्या इंसान का मन करता है? देखिए क्या बोला जा रहा है, आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक संधि लेखाकार है, दो फर्म है उसके लिए। अब दो फर्म एक्स और वाई में नौकरी के लिए आवेदन करता है। अब आवेदन करता है तो फर्म एक्स में उसके चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, अगर वह चुना जाता है, और वाई उसे रिजेक्ट कर देती है। अगर मैं कहता हूं कि अगर वाई उसे रिजेक्ट कर देती है, संभावना कितनी है? 0.5। और आवेदन के अस्वीकृत होने की संभावना इतनी है, उसके आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना इतनी है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अगर वह रिजेक्ट ही हो गया तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0.6। रिजेक्ट होने की प्रायिकता 0.6 है, दोनों ही फर्म में रिजेक्ट हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि अगर नहीं रिजेक्ट हुआ तो नॉट रिजेक्ट की प्रायिकता कितनी हो गई? एक में से 0.6 घटा देंगे, 0.4। रिजेक्ट ना होने की, भाई रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो सिलेक्शन क्या होना चाहिए उसका, बताओ आप मुझे। तो जो उसका सिलेक्शन है वह 0.4 से कम होगा, और उसका सिलेक्शन 0.2 से ज्यादा होगा, तो क्या होगा बताओ? मतलब 0.4 से कम होना चाहिए देखा जाए तो केवल और केवल हम बात करना चाहें 0.2। कॉमन सेंस है ये क्वेश्चन में, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे दिमाग लगवाया। वो क्या किया मैंने आपसे कि किसी एक फर्म में उसके चुने जाने की प्रायिकता क्या है। अगर मैं कह सकता हूं कि यार ओवरऑल चुने जाने की प्रायिकता 0.4 है दोनों में से, अगर किसी एक फर्म में होगी तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना? हो सकती है क्या ये बताओ? क्या इसके बराबर भी हो सकती है? बोले नहीं, तो आंसर कितना होगा? 0.2। केवल ये आपको अजम्पशन से करना है, और ये काफी बेहतरीन प्रश्न बन जाता है। जवाब आया क्या उसका? चलिए, ए 75% मामलों में सच बोलता है और बी 80% मामलों में सच बोलता है, तो ए और बी के एक कथन पे सहमत हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता है? चलो बताओ। तो मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि ए अगर सच बोल रहा है तो 3/4 है, बी अगर सच बोल रहा है तो 4/5 है। अब दोनों ही सहमत हैं, मतलब इस बार अब दोनों सहमत हैं, यानी कि ए भी सच बोल रहा है और बी भी सच बोल रहा है। तो सत्य वचन क्या है, क्या प्रायिकता है, सत्य बोलने की क्या प्रायिकता है भाई साहब, बताइए। तो यहां इस केस में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, तो पहला इवेंट मैंने ले लिया कि ये भी सच बोले और ये भाई भी सच बोले, तो
तो कितना हो गया 3/5। अब आंसर इतना सा नहीं होता यहां पर। पहले हमने ये देखा कि ये भी सच बोले और ये भी सच बोले। एक घटना ये हो गई। इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? देखो आंसर कुछ ना कुछ बच्चे दे ही देते हैं क्योंकि कंसेप्ट उनको पता है। सारी की सारी चीजें आपको देखनी है कि यहां पर अगर मैं बोल देता हूं कि अगर ये फॉल्स बोलता है, लेकिन अगर वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, तो यहां हम ये कह रहे हैं ना कि एक दूसरे का साथ तो दे ही रहे हैं लोग। बोला गया है कि एक कथन में सहमत हैं, सहमत। अब सहमत हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई एक दूसरे से अगर सहमत हो रहे हैं तो पहले सहमति का केस निकाल दो? यार बात तो उचित है, लेकिन सर ये तो झूठ बोल रहे हैं ना। मैंने कहा वो मेरे को पता है, वो तुम्हें पता है, और वो इनको भी पता है कि भाई वो सहमत हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आपको करना क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो दूसरा इवेंट है वो 1/20 है, ठीक है। लेकिन दोनों को सहमति तो दर्शानी है। यहां दोनों ने सच सच बोला कि तू भी सच बोल, मैं भी सच बोलता हूं। एक कंडीशन ये बन गई कि तू भी झूठ बोल, मैं भी झूठ बोलता हूं। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है क्या? जल्दी से बताओ, कोई आपत्ति है? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या केस बनता है, उस केस को जरा समझना आप लोग। अब ये फॉर्मूले पर चला जाता है जहां पर हमारे फॉर्मूले कुछ निकल कर आते हैं कि कथन सत्य होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है उसको लिखो, क्योंकि ये आपको नहीं पता है अभी। वो फॉर्मूला ये बनता है P, अगर एक इवेंट, टोटल एक इवेंट है PE प्रायिकता अपॉन E1, ठीक है। ये PE अपॉन E1 यानी कि पहले इवेंट की घटित होने की प्रायिकता अगर हमने मान ली E1 के रेस्पेक्ट में टोटल इवेंट की प्रायिकता 1 है, मान लिया, ठीक है। तो E1 अपॉन E अगर आपको निकालना है या फिर इसका उल्टा अगर आपको निकालना है तो सिंपल केस होता है, देखो क्या, P E1 अपॉन E अगर आपको निकालना है तो वो क्या होता है, एक एक करके इन कंडीशनों का यूज करते जाएंगे। ध्यान से सुनना, इवेंट ऑफ E1 गुणा इवेंट ऑफ E1 इंटू P E अपॉन E1 अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला काम आ सकता है पेपर में। हालांकि ये क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। CDS हो गया या फिर कोई और इंपोर्टेंट एग्जाम हो गए, तो E अपॉन E1 प्लस, ठीक है। उसके बाद हम PE2 ले लेते हैं क्योंकि दो कंडीशन है ना, तो PE2 ले लिया और उसके साथ ले लिया PE अपॉन E2। अब वैल्यू पुट कर दो सर। अब वैल्यू कहां से आएंगी? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, PE1 कितना बताया था? 3/5। PE1 3/5 है और इसको मैंने बताया था 1 अपॉन PE1 कितना है 3/5 इंटू 1 प्लस 1/20 इंटू 1। ये जो होता है ना, ये मतलब एक ही है यहां पर लिखने के लिए कि आपका एक कंसेप्ट बन जाए बस। अब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 3/5 अपॉन 20, 23 और 5 28, 28/100। सॉल्व करने पर कुछ आ रहा है क्या भाई? 3/5 100/28, है ना? सही है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा 20 या 60 और 65 होगा भाई, गड़बड़ कर दी ना। यहाँ होगा 65/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 100/65। 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 4 बार, तो ये हो गया 12/13। अरे भाई खतरनाक क्वेश्चन है। क्या ही होगा, पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, ना भी पढ़े लेकिन देखा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस आता है पेपर में, नहीं क्या? देखा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस आता है पेपर में। अरे कोई से भी वाले हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन तो सारे आने चाहिए ना, है ना। हम तो ग्रुप डी वाले हैं तो क्या हुआ, पेपर में तो आएगा ही है और तुम्हारे में भी आ जाए, कोई रोकेगा थोड़ी। नहीं कर क्या होगा ज्यादा ज्यादा, और क्या है, लेकिन आ तो सकता है।
नम्रता आधिकारिक यात्रा पर 4 शहरों ए बी सी डी की यात्रा करना चाहती है। बी से ठीक पहले ए की यात्रा करने की क्या संभावना है, बताओ। अरे टाइम ओवर हो गया मुझे पता है, लेकिन निपटा देते हैं इनको यार, छोड़ें क्यों, है ना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बी से ठीक पहले ए की यात्रा करने की संभावना है। वह क्या करती है, 4 शहरों में जाती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि बी से ठीक पहले ए, बी से ठीक पहले ए, तो मैं इसको 1 यूनिट मान लूं। अरे वाह यार, ये तो सर वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, अब यहां ये कहीं भी घूम सकता है, तो आप इसको किससे अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल से। सही है सर। तो 3 फैक्टोरियल से अगर आप इसको अरेंज करते हो, और टोटल कितने होते हैं, ये 4 फैक्टोरियल। और ये आपस में अरेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि निश्चित तौर पर बोला गया है कि बी ए से ठीक पहले आना चाहिए, तो आ गया, यानी कि 6/24 1/4। कैसा लगा क्वेश्चन, दिमाग खुलता है और कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे को वाकई में ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कहीं पर, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आसान नहीं है सब चीजें। आप समझो इस चीज को कि आपको अगर ये क्वेश्चन दिखाए भी नहीं जाएंगे ना, तो जिंदगी में आप देख भी नहीं पाओगे कभी, क्योंकि इक्का दुक्का पेपर में भी आता है, तो पेपर में भी पढ़ोगे नहीं आप इस क्वेश्चन को। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, छोड़ दोगे, क्या है, कोई होगा कोई ऐसा क्वेश्चन, सर पता नहीं कहां से आया था, ये क्वेश्चन आ गया, छोड़ दोगे। लेकिन अगर कराए जाएंगे तो कम से कम आपको एक पता लगेगा कि कोई चैप्टर कहां तक जा सकता है। यही एक क्वालिटी होती है कि अगर आप पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार वहां से वीडियो कवर कर लेना, हो जाएगा, वही चीज है। तो सेम कॉन्सेप्ट है ये जो काम का है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हम ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, और कल इनको कवर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे, 9 10, बस 3 क्वेश्चन है बस यार, है ना, 8 9 10, इनको कल देखेंगे, और कल आप होमवर्क में इनको जरूर करना, अच्छा लगेगा आपको करके, ठीक है डियर। तो कैसी लगी क्लास, जल्दी से मुझे बताओ सब लोग, कैसी लगी क्लास, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्योंकि ये उन विद्यार्थियों के लिए जो जिसको मतलब चाहिए ये सब चीजें। जिसको नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती खिलाओगे तो फिर वो उसका पेट फटेगा, तो वो उल्टा आपको मतलब भरी बुरी सुनाएगा भी। आप किसी भूखे को खिलाओगे तो उसको वो आपको ब्लेसिंग देगा, लेकिन अगर किसी भूखे को नहीं खिलाओगे या फिर किसी को भरा हुआ है, तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है, वो आपको भला बुरा कहे, अरे यार क्या खिला रहा है इतना सारा, ये वो, है ना। तो सेम कंडीशन है, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए एक वरदान है, नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, तो सोच का फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है डियर। देर रात को अगर आपको मेरे साथ एक कंप्लीट प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं वो भी करा रहा हूं आप लोगों को, डेली एक पेपर कराता हूं रात को 8 बजे। आपको मेरे साथ जुड़ना होगा डियर, क्योंकि अगर आपको कुछ बेहतर सीखना है तो अपने आप को बेहतर बनाना होगा। अगर आप खुद को बेहतर बनाओगे तो इसकी तरह सिर नहीं खुजाओगे, क्वेश्चन का आंसर पाओगे। तो बस वही कंडीशन है, इस इंसान को इंसान बनाना चाहता हूं। चलिए, डेली एक पेपर रोज रात को 8 बजे अनअकैडमी पर, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर आपको उस फ्री प्लान में जुड़ना है, ये फ्री क्लास है, साफ सीधी बात है। एसएससी एग्जाम पर जाइए, स्पेशल क्लास पर जाइए, मेरा नाम सर्च करिए, मेरी प्रोफाइल पर जाइए, और स्पेशल क्लास में जाने के बाद रात को 8 बजे वाला सेशन डेली लीजिए। आपको अपने आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा, और उस इंप्रूवमेंट का कोई तोड़ नहीं होगा, क्योंकि वो आपने खुद ने कमाया है। आसान क्वेश्चनों को करने के बाद जो इंप्रूवमेंट आता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस खुद गिर जाएगा जब एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, फिर आप बिल्कुल चरचर हो जाते हो। और वो चीजें एग्जाम से पहले होती हैं। जैसे मान लो उस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, उसने जिंदगी में करे ही आसान क्वेश्चन है, और मान लो पेपर से पहले कोई मॉक टेस्ट दिया या फिर कुछ भी दिया और टफ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टफ ट्रिकी, नहीं कर पाया, तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसलिए डेली प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको क्या रहता है, कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि यार रोज सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हर कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता। आज मैं परफेक्ट थोड़ी ना हूं, मेरे को भी अटक जाता हूं, मैं तो परसेंटेज में अटक जाता हूं, प्रॉफिट लॉस में अटक सकता हूं। तो अटकने के लिए सब कुछ अटक सकते हैं, क्योंकि वहां टाइम भी तो मैनेज करना है पेपर में। हाँ, तो ध्यान रखो अच्छे से। साथ के साथ जो विद्यार्थी मेरे से अभी पढ़ रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा, जो भी विद्यार्थी है, मेरे ये फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़े। सर ये क्यों बोलते हो आप कि फाउंडेशन बैच में ऐसा क्या है? डियर, मैं बता नहीं सकता कि ऐसा क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स,
10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस, यानी कि कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज। एक विद्यार्थी चाहता है कि उसको एक कंप्लीट तैयारी करने का मौका मिले, तो वो मैं प्रोवाइड कराता हूं। शायद आपको, देखो कहीं पर भी कोई भी, इवन कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, हर किसी को कोर्स खत्म करने की जल्दी रहेगी, ये रहती है। आपसे मेरे जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे मेरे फाउंडेशन में, उनसे पूछिए। मैंने पिछले साल एक फाउंडेशन शुरू किया था, वो अभी चल रहा है और वो एंड होने वाला है जस्ट, और नया बैच आने वाला है 28 तारीख से। तो उनसे बोल रहा हूं मैं कि अभी भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के या फिर चीजों को पढ़ा कर, कितनी भी मतलब जो भी अच्छे से पढ़ाने की, क्योंकि क्या होता है पढ़ाना जरूरी है। टाइम नहीं है 2 महीने में खत्म करना, कोई मेरा कंपटीशन थोड़ी है किसी से, लेकिन मुझे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है। अगर आप चाहते हो तो आपका कोई भाई हो या बहन हो जिसको आप वास्तव में देखना चाहते हो, भाई आपने जो गलतियां की उनसे मत करवाइए, वो गलतियां बिल्कुल भी ना करवाइए। तो भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उससे आप जरूर जुड़ने को बोलो मेरे फाउंडेशन बैच में। डेली मेरी 5 बजे क्लास होती है, आज भी हो रही है, डेली कुछ सीखने को मिलेगा। नया बैच भी आ रहा है, तो आज ही जुड़िए, क्योंकि आज से बहुत सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी एग्जाम्स में। फाउंडेशन कोर्स पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि केवल अगर लेते हैं तो आपकी मैथ मिलेगी क्या? ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ये मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर 200 से ज्यादा फैकल्टी आपको मिलेंगी एक ही सब्सक्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज फ्री, सब कुछ फ्री, मतलब इसी के साथ में, फ्री तो कुछ भी नहीं है लेकिन इसी के साथ में है सब। तो एक कंप्लीट पैकेज, एक प्रिपरेशन करिए, और साहिल 10 कोड लगाकर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि मैं अब एक ग्रुप भी बना रहा हूं जिसमें उन बच्चों के साथ काउंसलिंग भी होगी, सारी चीजें होती हैं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे डिमोटिवेटेड बच्चा हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और ये सब चीजें वाइस वर्सा हैं, एक स्टूडेंट टीचर के लिए मोटिवेशन है तो टीचर स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेशन है, ठीक है डियर। तो साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ें और मेरे साथ पढ़ाई करें, अच्छे से प्रोसीड टू पेपर जाएं और रिडीम कर लें अपने पॉइंट्स को। अगर पॉइंट को आप रिडीम कर लेते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जो स्पेशल क्लास से मिलता है। तो जरूर जुड़े डियर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ें और बस बढ़िया पढ़ाई करें। फ्राइडे को 2 बजे परसेंटेज के 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न करवाऊंगा। रात को 10 बजे फ्राइडे को टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, और शनिवार को स्पेशल क्लास में ये सारे टॉपिक करवाऊंगा। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आपको बस करना बाकी है। अनअकैडमी पर 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे प्रॉफिट लॉस, प्रपोर्शन, कैच द मैथ, पाइप एंड सिस्टम, ये शनिवार को होगा, और डेली रात को 8 बजे चलती है क्लास। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, लव यू ऑल, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और प्लीज अपना ध्यान रखें और फैमिली को भी ध्यान रखें, ठीक है ना। अभी मैं मिलता हूं 12:30 बजे। ओके, टेक केयर।